एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 2019 का जो एचटेट पीजीटी बायोलॉजी यानी कि लेवल 3 का पेपर है उसमें हम पेडागोजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट विद मी और स्टे ट्यून विद मी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है पॉजिटिव फैसिलेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग। जब हम पॉजिटिव फैसिलेशन करते हैं मतलब पॉजिटिवली फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को, प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग, पास्ट लर्निंग के थ्रू जब हम प्रेजेंट लर्निंग को फैसिलिटेट करवा रहे हैं, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम जो सिखा रहे हैं उसको बच्चे को जो हमने पहले सिखाया उससे रिलेट करके सिखा रहे हैं ताकि बच्चा जल्दी से सीख पाए। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन हेल्प्स मल्टीप्लिकेशन। हमें पता है मल्टीपल एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं 2 + 2 + 2 कर रही हूँ तो 2 + 3, ठीक है, 2 + 2 + 2 कर रही हूँ तो ये 2 + 3 के इक्वल है ना, क्योंकि मल्टीपल एडिशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो चीज़ है पहले मैंने उसको क्या सिखाया, एडिशन सिखाया, अब मैं उसको मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ। मतलब मैं पास्ट लर्निंग से रिलेट करके नई लर्निंग को फैसिलिटेट कर रही हूँ। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड, इस तरह की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को क्या बोला जाता है, वर्टिकल लर्निंग, सिक्वेंशियल लर्निंग, लेटरल लर्निंग या बाइलेटरल लर्निंग। इसको बोला जाता है लेटरल लर्निंग। लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तब होता है जब हम एक सिचुएशन को ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं कि वो दूसरी सिमिलर सिचुएशन में या सिमिलर लेवल की जब प्रॉब्लम आए या क्वेश्चंस आए तो बच्चा उसको सोल्व कर सके, है ना। मतलब एक लर्निंग दूसरी लर्निंग को हेल्प करती है, किसमें, लेटरल लर्निंग में। वर्टिकल लर्निंग का मतलब होता है जब हम मोर कॉम्प्लेक्स या हायर लेवल टास्क पे पहुंचते हैं। लोअर या बोलें कि हम लोअर या लेस कॉम्प्लेक्स टास्क से जब हम हायर कॉम्प्लेक्स टास्क पे पहुंचते हैं, हायर लेवल टास्क या कॉम्प्लेक्स टास्क पे जब पहुंचते हैं, मतलब इजी टू टफ जब हम जाते हैं, इजी टू टफ जब हम जाते हैं तो वो वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है। लेटरल ट्रांसफ़र का मतलब है एक लर्निंग से दूसरी लर्निंग में जाना, एक लर्निंग से दूसरी लर्निंग में जाना, ठीक है, सेकेंड लर्निंग में जाना लेटरल लर्निंग है। सिक्वेंशियल लर्निंग का मतलब है जब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। लीनियर प्रोग्रेस जब होती है, लीनियर प्रोग्रेस जब होती है लर्निंग की, मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखना। बाइलेटरल का मतलब होता है कि हम जैसे बॉडी का यूज़ करके चीज़ें सिखाते हैं। जैसे मान लो मैं बॉडी पार्ट्स लर्न करवा रही हूँ बच्चों को, तो मैं एक साइड की बॉडी पार्ट्स मैंने याद करवा दिए कि ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, फिर मैं दूसरी साइड जा रही हूँ। तो जब भी मैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाऊँगी, वन पार्ट टू अनदर पार्ट में जब जाऊँगी एक लर्निंग ऑब्जेक्ट में, तब वो बाइलेटरल लर्निंग होगी। तो यहाँ पे क्या है, एक लर्निंग दूसरे को हेल्प कर रही है, तो ये क्या है, लेटरल ट्रांसफ़र है। वर्टिकल क्या होता है, इजी टू कॉम्प्लेक्स। सिक्वेंशियल क्या होता है, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है, वो उस तरह से। बाइलेटरल होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो एक हिस्सा हमने एक्सप्लेन कर दिया, जैसे फ्लावर के बारे में ही पढ़ा रहे हैं तो हमने एक उसके पहले लीफ वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करके फिर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग, दिस फैक्टर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू। जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि भाई स्कूल फ्री है ना, उस पर कोई तानाशाही नहीं है, किसी की बाउंडेशन नहीं है, स्कूल फ्री है लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब अपने तौर तरीके अपनाने के लिए। ये जो फैक्टर है लर्निंग का किससे रिलेटेड है, मेथडोलॉजिकल एस्पेक्ट से, सोशल एस्पेक्ट से, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। ये सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है क्योंकि जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल्स की, वो एक सोशल इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट करेगी, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट में जो बच्चे होंगे वो डेमोक्रेटिकली एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये सोशल एस्पेक्ट है। मेथडोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजी से रिलेटेड। जब हम बात करते हैं टीचिंग मेथड या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की जब बात की जाएगी तो वो टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड होगा। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे स्कूल में, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करेंगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है जब हम मेंटल प्रोसेसेस में, मोटिवेशन में, कोग्निशंस के एस्पेक्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से कौन सी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी नहीं है, नॉट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को। फर्स्ट है फंक्शनल फिक्स्डनेस ऑफ स्टूडेंट,
अगर फिक्स्डनेस होगी स्टूडेंट की तो वो क्या हो गया, एक कॉग्निटिव बायस हो गया, जिसकी वजह से बच्चा ना कोई भी मेथड है या जो भी फॉर्मूला उसने सीखा है या भी कोई ऑब्जेक्ट सीखा है उसने यूज़ करना, तो वो उसको एक ही वे में यूज़ कर पाता है, दूसरे वे में यूज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ना तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी इंप्रूव हो पाती है, ना वो क्रिएटिव बन पाता है। तो जो फंक्शनल फिक्स्डनेस है स्टूडेंट की, वो तो हेल्प नहीं करेगी क्या इंप्रूव करने के लिए, स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को। तो इसने पूछा क्या नहीं करेगी, तो ये तो सही बैठ रहा है। बाकी हम ऑप्शन देखते हैं, गिव एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटीज़ टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अगर हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बच्चे को ताकि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए, तो वो तो हेल्प करेगी स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकली अपनी सीखी हुई चीज़ों को यूज़ करता है जब वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। तो ये किस में हेल्प करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगी। थर्ड ऑप्शन क्या है, इन्वॉल्व पेरेंट्स इन चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे तो पेरेंट्स अपना पर्सपेक्टिव बच्चे को प्रोवाइड कर पाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बच्चे के साथ शेयर कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा क्रिएटिव बन पाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी हो जाती है। मॉनिटर स्टूडेंट्स इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे क्या होगा, हम टारगेटेड फीडबैक दे पाएंगे बच्चे को और उनको इम्प्रूव कर पाएंगे, तो ये भी हेल्प करेगा। पर फंक्शनल फिक्स्डनेस नहीं करेगा, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहन इज रीडिंग ए लेटेस्ट बाहुबली कॉमिक बुक बिकॉज ही कैन नॉट वेट टू सी वट हैपन्स टू बाहुबली एंड हिज फैमिली, दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ओनली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, नाइदर इंट्रिंसिक नॉर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये सिर्फ इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि रोहन ने पहले बुक पढ़ी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपनी क्यूरियोसिटी के बेसिस पे, और वो चाहता है कि वो स्टोरी का आउटकम देख पाए, तो ये इंटरनल डिज़ायर को शो करता है, इंटरनल डिज़ायर को शो करता है। तो ये इंट्रिंसिक क्या हो गया, हमारा मोटिवेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोलता है, ये हमारे पास बोलता है, जस्ट ए मिनट, ठीक है। ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड असेसमेंट स्ट्रेटेजी टू अवॉइड कल्चरल बायस। कौन सी इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सी एक अच्छी असेसमेंट स्ट्रेटेजी है अगर हम कल्चरल बायस को क्या करना चाह रहे हैं, अवॉइड करना चाह रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, असेस स्टूडेंट्स यूजिंग ए वेराइटी ऑफ मेथड। सही बात है, अगर हम अलग अलग तरीके अपनाएंगे तो हम कल्चरल बायस शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, अलग अलग मेथड अपना रहे हैं अलग अलग बच्चे की कैपेबिलिटी के बेसिस पे। यूज ए सिंगल गुड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। सिंगल और गुड जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हम यूज़ करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे होता है ना, हम एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तो ये भाई अलग अलग कल्चर के बच्चे या अलग अलग जो डाइवर्सिटी है बच्चों की, उसके लिए बेस्ट या बोले तो उसके लिए सुटेबल नहीं होता, ठीक है। यूज अज्यूम डैट एथनिक डिफरेंसेस आर ड्यू टू हेरिडिटी। ये अज्यूम करना कि भी जो एथनिक डिफरेंसेस हैं वो किसकी वजह से हैं, हेरिडिटी की वजह से हैं। पर एथनिक जो डिफरेंसेस हैं वो हेरिडिटी की वजह से तो नहीं हो सकते, वो इन्वायरमेंट की वजह से भी होते हैं, वो हमारे सोशली हमारी क्या रेपुटेशन है उसकी वजह से भी होते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से भी होते हैं। अवॉइड यूजिंग पोर्टफोलियो फॉर असेसमेंट पर्पस। पोर्टफोलियो का अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं असेसमेंट पर्पस के लिए तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, गुड असेसमेंट स्ट्रेटेजी नहीं होगी, क्योंकि पोर्टफोलियो कल्चरली सेंसिटिव असेसमेंट मेथड है। वो स्टूडेंट्स को अलो करते हैं कि वो अपने वर्क को प्रेजेंट कर सके एक मीनिंगफुल वे में और डेमोस्ट्रेट कर सके अपनी लर्निंग को, जो जो उन्होंने सीखा है थ्रू आउट द ईयर, है ना। तो पोर्टफोलियो भी बेनिफिशियल होते हैं। तो इसने बोला अवॉइड करो, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अज्यूम करना एथनिक डिफरेंस को कि वो हेरिडिटी की वजह से आया, ये भी गलत हो गया, है ना। और यूज ए सिंगल, अगर हम सिंगल मेथड को यूज़ करेंगे वो भी गलत हो गया। तो हमें वेराइटी ऑफ मेथड्स को यूज़ करना है। क्या करना है, वेराइटी ऑफ मेथड्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट है इन कोलबर्ग्स थ्योरी,
मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है कोलबर्ग ने। तो उसने पूछा एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। कौन सा लेवल है मोरल डेवलपमेंट का? 3 लेवल उन्होंने दिए, 6 स्टेजेस दी हैं मोरल डेवलपमेंट की। कौन सी लेवल पे वो बात करते हैं कि डेवलपमेंट इंटरनलाइज्ड होती है और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड पे बेस्ड नहीं होती? प्री कन्वेंशनल लेवल पे, कन्वेंशनल लेवल पे, पोस्ट कन्वेंशनल पे या म्यूचुअल इंटरपर्सनल लेवल पे? देखो, प्री कन्वेंशनल लेवल पे मोरलिटी एक्सटर्नली कंट्रोल होती है, यहाँ पे एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होती है। यहाँ पे रूल्स ओबे किए जाते हैं पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए और रिवार्ड को गेन करने के लिए, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल पे इंडिविजुअल रूल्स को फॉलो करता है और जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करता है ताकि वो सोसाइटी से अप्रूवल ले सके, प्रेज ले सके, है ना। तो यहाँ पे मोरल डिसीजन किसके बेस पे होते हैं? एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के ऊपर होते हैं या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स के बेसिस पे होते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे जो मोरल रीजनिंग है वो इंटरनलाइज्ड होती है, इंटरनलाइज्ड होती है। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स जो जस्टिस के हैं या ह्यूमन राइट्स के हैं, है ना, उनके बेसिस पे इंसान सोचता है, मोरली सोचता है। वो ये सोचता है कि ह्यूमन बीइंग के लिए सही क्या है, वो ये नहीं सोचता क्या कानून बना रखा है, वो सही चीज़ के बारे में सोच पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? पोस्ट कन्वेंशनल होना चाहिए। म्यूचुअल इंटरपर्सनल लेवल एक ये स्टेज होती है किसके अंदर? कन्वेंशनल लेवल के अंदर, जहाँ पे फोकस किया जाता है दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने पे, कि जैसा दूसरे एक्सपेक्ट करते हैं हम वैसा जिएंगे ताकि वो हमें प्रेज करे कि हम अच्छे बॉय हैं, अच्छे लड़की हैं, अच्छा लड़का है। म्यूचुअल इंटरपर्सनल लेवल किसके अंदर आता है? कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है। और भाई अपनी खुद से इंटरनलाइज कर रही हूँ मैं, क्या सही है क्या नहीं है ना, और मेरे एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड नहीं है मेरी मोरल रीजनिंग। वो कौन सी स्टेज में होती है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे होती है, और बहुत सारे लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। नेक्स्ट है चाइल्ड डाइट अफेक्ट हाउ टोल द चाइल्ड ग्रोस एंड इवन हाउ इफेक्टली द चाइल्ड कैन थिंक, सोल्व प्रॉब्लम्स। इन दिस एग्जाम्पल डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। अगर हम डाइट का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो एक इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर है, तो वो इन्वायरमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। हेरिडिटी हमारे जीन को अफेक्ट करती है, ये हमारा इननेट कैपेबिलिटी होती है, इंटरनल होती है। अर्ली लेटर एक्सपीरियंसेस ये डाइट में नहीं आते, ये डाइट के अंदर नहीं आते हैं। कॉन्टीन्यूटी का मतलब होता है वो आइडियाज़ जो डेवलपमेंट को ग्रेजुअली और कॉन्टीन्यूसली अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है टीचिंग की जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करेगी? गिविंग ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस टेस्ट पूछ रखा है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो हैं वो बच्चों की रिकॉलिंग कैपेबिलिटी को दिखाते हैं या वो चीज़ों को कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना, उनकी थिंकिंग स्किल्स को नहीं दिखाते। थिंकिंग तो यहाँ पे नहीं आएगी। इसने पूछा मोस्ट लाइकली पूछा है असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट टू क्रिएट टाइमलाइंस ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट। जब हम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट की टाइमलाइन बनाने के लिए बोलते हैं बच्चों को, तो ये भी रिकॉलिंग के ऊपर बेस्ड है, मतलब उनकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, और वो फैक्ट्स को सिक्वेंसली अरेंज कर पाएंगे, पर वो डीप एनालिसिस और इवोल्यूशन नहीं करेंगे। इसका मतलब वो क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं करेंगे इसमें भी। गिविंग वर्कशीट टू स्टूडेंट दैट रिक्वायर देम टू रिकॉल द फैक्ट्स प्रेजेंट इन देयर टेक्स्ट बुक। अगर फैक्ट्स को रिकॉल करने की बात है तो ये भी मेमोरी बेस्ड हो गया, इसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद स्टेटमेंट सच एज लाल बहादुर शास्त्री वॉज आवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू डिफेंड और रिफ्यूट। अगर मैं डिफेंड करना चाहती हूँ और रिफ्यूट करना चाहती हूँ तो बच्चों को एविडेंस क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके फेवर में भी और उसके अगेंस्ट भी। अलग अलग पर्सपेक्टिव को उनको इवोल्वेट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे अपने आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई करने पड़ेंगे, है ना, पॉइंट्स को। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू इरिक्शन ने हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है ना। तो वो क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू इरिक्शन इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जो टीनेजर्स एक्सपीरियंस होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। वो जो टीनेजर्स के एक्सपीरियंस होते हैं वो कौन से स्टेट के होते हैं? इनमें से कौन से स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं टीनेजर्स अकॉर्डिंग टू इरिक्शन? देखो, यहाँ पे जब भी हम इरेक्शन की बात करते हैं तो इरेक्शन बोलते हैं कि जो प्राइमरी चैलेंज होता है ना किसी भी टीनेजर के अगेंस्ट,
है ना, या जो टीनेजर मतलब फेस करते हैं, जो चैलेंज वो फेस करते हैं, प्राइमरी चैलेंज वो होता है एक आइडेंटिटी को फॉर्म करने का चैलेंज, कि उनकी क्या आइडेंटिटी है। एक कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी में बच्चे अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम बड़े हो गए या बच्चे हैं, हम समझ सकते हैं नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, ये वो पीरियड होता है जिसमें इंटेंस एनालिसिस और एक्सप्लोरेशन करते हैं बच्चे, एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग रोल को, बिलीफ को, अलग अलग वैल्यूज़ को, और वो एक अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम किस वैल्यूज़ में, किस बिलीफ में या किस रोल में हम सुटेबल हैं या फिट बैठते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी अचीवमेंट। ये सक्सेसफुल रिजोल्यूशन है आइडेंटिटी क्राइसिस का, जहाँ पे एक इंडिविजुअल एक्सप्लोर करता है डिफरेंट ऑप्शंस को और वो क्लियर सेंस पा पाता है कि भाई मैं इस बिलीफ में फिट हो पाता हूँ या मेरा ये इस रोल में मैं अच्छे से फिट हो पाता हूँ। आइडेंटिटी मोराटोरियम, आइडेंटिटी मोराटोरियम ये एक पीरियड है डिले का और पोज का, जिसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन डिले हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो एक्टिवली एक्सप्लोर करता है अलग अलग ऑप्शंस को, अपनी कमिटमेंट बनाने से पहले वो देखता है कि मैं किस रोल में अच्छे से फिट हो पाऊंगा। आइडेंटिटी फोरक्लोजर ये जब होता है जब एक इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी में बिना एक्सप्लोरेशन के कमिट हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैंने तो, मेरे पेरेंट्स ऐसे बोलते कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ या मैं नालायक हूँ तो मैं नालायक हूँ। ठीक है, वो आता है फोरक्लोजर में। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर ए टीचर व्हेन ही शी इज वर्किंग विद एडल्ट्स एंड स्टूडेंट इज टू। मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी क्या होती है एक टीचर के लिए जब वो वर्क कर रहा है एडल्ट्स एंड स्टूडेंट्स पे। आस्क स्टूडेंट टू मेक कंपैरिजंस, पर कंपैरिजंस ये तब यूजफुल होगा, ये आस्क स्टूडेंट टू मेक कंपैरिजंस ये एक बेसिक कॉग्निटिव स्किल है, पर ये एडोलसेंट के लिए तो नहीं है कि भाई उनकी कैपेबिलिटी को एडवांस करने के लिए, कि एडोलसेंट पीरियड में जब प्यूबर्टी वाले टीनेज वाली स्टेज में बच्चे आते हैं तो उनकी थिंकिंग को अगर हम एडवांस करना चाहते हैं तो हम कंपैरिजन करना थोड़ी ना सिखाएंगे उसको। कंपैरिजन करना तो हम 4th 5th 6th में भी सिखाते हैं बच्चों को, 7th में भी सिखाते हैं, 8th में भी सिखाते हैं। तो ये तो एक बेसिक स्किल हो गया, ये एक बेसिक स्किल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रपोज ए प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट टू फॉर्म हाइपोथेसिस। तो ये सही है क्योंकि हम क्या करें, एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखेंगे और बच्चों को बोलेंगे खुद के हाइपोथेसिस दो। हाइपोथेसिस देने से पहले वो अपने ऑपरेशन वो जो जितनी भी उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखे हैं वो सारे ट्राई करके देखेंगे, है ना। क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, ऑपरेशनल थिंकिंग करेंगे। तो ये हमारा सुटेबल है टीनेज बच्चों के लिए। गिव चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन ऑर्डरिंग ऑपरेशंस, ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ठीक है, जो किसके बाद होता है, हमारे एडोलसेंट पीरियड के बाद होता है। कंस्ट्रक्ट एन इंक्लाइन प्लेन और हिल, कंस्ट्रक्ट करना ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी है जो कंक्रीट लर्निंग एक्सपीरियंस में आता है आफ्टर टीनेज स्टेज। तो हमारे टीनेज स्टेज में क्या आता है, हाइपोथेसिस बिल्ड करना। ठीक है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कंसिडर एज लो विजन हु हैव विजुअली एक्यूटी बिटवीन, कौन से इनमें से लो विजन वाले बच्चे माने जाएंगे। 2270 से लेके 2200 तक के बच्चे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है 20/20 विजन विद करेक्टिव लेंसेज, ये नॉर्मल विजन है। 6/6 विजन विद करेक्टिव लेंसेज, ये हमारा ये भी हमारा क्या नॉर्मल विजन है। 20/10 और 20/30 ये भी हमारा बेटर है और मतलब वेरी क्लोज टू नॉर्मल विजन। पर जो 20/70 और 2200 रेंज जो है वो इंक्लूसिव है बेटर आई में। बेस्ट पॉसिबल करेक्शन इसमें क्या होता है, लो विजन का, मतलब ये लो विजन को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल टर्म में ये लो विजन को बताता है। लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी in which students are encouraged to construct their understanding with the assistance of teacher through questions and directions is, इसने बोला है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी हो, जिसमें हम बच्चों को सेंटर मान के और क्या बनाएं, अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी क्रिएट करें जिसमें स्टूडेंट इंकरेज किए जाएं, उनको बढ़ावा दिया जाए अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। किसके असिस्टेंस से, किसकी हेल्प से, टीचर की हेल्प से, है ना, क्वेश्चन पूछ के या डायरेक्शंस लेके। तो इसको क्या बोला जाता है, डिस्कवरी लर्निंग नहीं, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, क्योंकि टीचर की असिस्टेंस से हो रहा है। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग होती है
जिसकी बात कौन करते हैं, ब्रूनर करते हैं, और इसमें बच्चा खुद से एक्सप्लोर करता है, खुद से डिस्कवर करता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो होती है इसमें स्टूडेंट ग्रुप्स में वर्क करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो होती है ये भी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की तरह ही है, जिसमें हम अलग अलग प्रोजेक्ट देते हैं और कई ग्रुप भी बना देते हैं बच्चों के प्रोजेक्ट सोल्व करने के लिए। तो गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग में टीचर की असिस्टेंट होती है। नेक्स्ट है child's symptoms when he or she cannot stay focused on a task, act impulsively मतलब इरिटेट हो जाना या ध्यान नहीं देना, गुस्सा हो जाना, ठीक है। इग्नोरिंग सोशल रूल्स को इग्नोर करता है, और एंड लेसिंग आउट विथ हॉस्टिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड इज इंडिकेशन ऑफ, और वो क्या करता है, हॉस्टिलिटी शो करता है, ठीक है। तो ये किसका इंडिकेशन है, ये किसको इंडिकेट करता है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको ADHD बोलते हैं, या स्लो लर्नर्स को, मेंटली रिटार्डेशन को, या एमनेशिया को। ये हमारा अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को, ADHD को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बच्चा फोकस्ड नहीं हो पाता, हाइपर एक्टिविटी शो करता है, मतलब इम्पल्सिव होता है बच्चा, है ना। और वो क्या करता है, सोशल रूल्स को भी इग्नोर करता है, और वो हॉस्टाइल बिहेवियर शो करता है जब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, ठीक है। और इमोशनल रेगुलेशन उसको नहीं आती, मतलब उसको नहीं अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता है। क्वेश्चन है डैश इज टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एज वाइगोत्सी इज टू सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। कौन सा इनमें से सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को देता है, जैसे वाइगोत्सी सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी को देते हैं, स्किनर, सेगलर, पियाजे या फिर बंदूरा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बंदूरा। बंदूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वो हमारे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पियाजे ने हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, और ये जो सीगल है ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे फोकस करते हैं, और स्किनर ने एसोसिएटिव लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया है ना, कि वो एसोशिएट करते हैं बिहेवियर को और ऑपरेंट कंडीशनिंग को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बंदूरा। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन-फैन-ब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी students, family, peers and school etc influence his her development and they belong to the। तो ये अलग अलग सिस्टम की बात करते हैं, अलग अलग सिस्टम दिए हैं ब्रॉन फैन ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी में उन्होंने। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी सिस्टम के अंदर आते हैं फैमिली, पीयर, स्कूल, जो बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्रोनो सिस्टम में, माइक्रो सिस्टम में, मैक्रो सिस्टम में, एक्सो सिस्टम में। तो ये किस में आता है, माइक्रो सिस्टम में। ये इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे जो बच्चा होता है वो सबसे पहले पर्सनल इंटरेक्शन क्रिएट करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है फैमिली के साथ, पीयर के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। जो क्रोनो सिस्टम होता है ना, इसमें ट्रांजिशन फेज आती है, शिफ्ट फेज आती है, जिसमें पर्सन का जो लाइफ स्पेन है या सोशो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आता है। ये डायरेक्टली बच्चों को अफेक्ट नहीं करता पर इनडायरेक्टली करता है। जैसे भाई पेरेंट्स का जो ऑफिस है, ऑफिस में अगर भाई अच्छा माहौल नहीं है तो पापा अफेक्टेड होंगे और फिर वो बच्चे को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट में आता है ये कल्चरल वैल्यूज़, लॉज, कस्टम्स और सोसाइटी के जो भी होते हैं वो मैक्रो सिस्टम में। एक्सो सिस्टम में लिंक होता है सोशल जो नेटवर्क है उसके साथ और बच्चे के साथ। जैसे पेरेंट का वर्क प्लेस वो बच्चे को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा, एक्सो सिस्टम के अंदर। तो माइक्रो सिस्टम में क्या आता है, इमीडिएट इन्वायरमेंट आते हैं जिसमें फैमिली, पीयर और स्कूल होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्सी ए रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड टू डू अलोन। एक कुछ टास्क हैं जो बच्चा अकेले नहीं कर पा रहा, बहुत डिफिकल्ट है, बट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स, पर एडल्ट्स की हेल्प से पॉसिबल है करने। एंड मोर स्किल्ड पीयर्स या मोर स्किल्ड पीयर्स जिसको मोर नॉलेजेबल वन बोलते हैं वाइगोत्सी, उनकी हेल्प से करना ईजी है। इसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, नहीं, गलत हो गया। इंटर सब्जेक्टिविटी, गाइडेड पार्टिसिपेशन या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने बोला है ए रेंज ऑफ, इसने बोला है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्सी रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड टू डू अलोन। अकेले नहीं कर सकता बट वो कर सकता है किसकी हेल्प से, एडल्ट्स और मोर नॉलेजेबल वन की वजह से। उसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। स्केप होल्डिंग तो वो बोलेंगे जो हेल्प करेगा, जो मोर नॉलेजेबल वन जो हेल्प करेगा उसको स्केप होल्डिंग बोलेंगे। पर ये जो जोन आता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के साथ बिलोंग नहीं करता है।
थेटिको, डिडक्टिव रीजनिंग, आइडियलिस्टिक रीजनिंग, स्पेशियल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो कौन सी है जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आती? तो कौन सी नहीं आती? स्पेशियल रीजनिंग नहीं आती है, क्योंकि स्पेशियल रीजनिंग जो है वो हमारी किस में नहीं आती? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आती है स्पेशियल रीजनिंग, ठीक है, ये हमारी पहले आ जाती है। हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये की करेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। आइडियलिस्टिक रीजनिंग भी इसी का करेक्टरिस्टिक्स है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी। स्पेशल रीजनिंग बच्चों में पहले आ जाती है फॉर्मल रीजनिंग से पहले। पारुल्स इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट दैट शी इज एवरेज टू अबो एवरेज इंटेलिजेंस। एवरेज से अबो एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। हाउएवर हर ग्रेड्स इन रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंस एंड साइंस आर क्वाइट लो, पर उसके मार्क्स कम आते हैं। हर मैथ्स ग्रेड्स आर क्वाइट हाई, मैथ्स में वो अच्छा परफॉर्म करती है। हर राइटिंग स्किल्स आर एडिक्वेट, नॉर्मल है। पारुल मोस्ट लाइकली हैज़, उसके वो क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रही है? डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया या डिसलेक्सिया। डिसकैल्कुलिया में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जहाँ पे कैलकुलेशंस बच्चा नहीं कर पाता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। डिस्ग्राफिया में बच्चे को ग्राफिक एबिलिटी नहीं आती, वो ड्रॉ वगैरह नहीं कर सकता, राइटिंग में इशू आ सकता है। डिसफेजिया में बच्चा जो है लैंग्वेज डिफ़िकल्टी फेस करता है, ठीक है। और हमारा क्या रहेगा? डिसलेक्सिया हो गया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? इसमें बच्चा जो है वो वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, पुअर स्पेलिंग होती है, वो वर्ड को डिकोड नहीं कर पाता, तो स्पेलिंग वगैरह अच्छे से नहीं लिख पाता, तो उसके मार्क्स कम आते हैं। तो ये कौन सा इशू फेस कर रहा है बच्चा? डिसलेक्सिया फेस कर रहा है, क्योंकि उसके मैथ के स्किल्स तो अच्छे हैं, मतलब डिसकैल्कुलिया तो उसमें नहीं है, कैलकुलेशन तो अच्छी कर सकता है ना। स्पेलिंग उसने बोला कि स्पेलिंग एरर वो बहुत करता है, तो वो डिसलेक्सिया में है, ठीक है। 19 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू गेट स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पस। इनमें से कौन सा क्वेश्चन अगर हम बच्चों को पूछेंगे तो वो उनके खुद के पर्पस को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है। आई थिंक ये रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी करवाया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब ऑप्शन क्या बोलता है? फर्स्ट ऑप्शन बोलता है व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों से तो वो अपने पर्पस पे क्या कर पाएंगे? रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों को पर्सनल वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ का पता चलेगा, तो ये तो सही है। हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, ये ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटजी पे फोकस करेगा, ना कि पर्पस पे फोकस करेगा, तो ये गलत हो गया। व्हाट कैन यू डू टू गेट गुड ग्रेड्स, ये बच्चे की एक शॉर्ट टर्म एकेडमिक गोल को अचीव करने के लिए अच्छा है, अदरवाइज ये उसके पर्पस को नहीं डिफाइन कर पाएगा। हाउ कैन यू सेट बेटर शॉर्ट टर्म गोल्स, तो ये गोल सेटिंग वाली टेक्निक या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेटिंग टेक्निक्स पे फोकस करता है, ना कि पर्पस पे फोकस करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। कौन सा प्रोग्राम है जो सुटेबल नहीं होता गिफ्टेड चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव में? स्पेशल क्लासेस, रेमेडियल टीचिंग, एसेलरेशन, इनरिचमेंट इन रेगुलर क्लासरूम सेटिंग। देख, स्पेशल क्लासेस गिफ्टेड चिल्ड्रन बेनिफिट गेन करते हैं स्पेशल क्लासेस से, इसने नोट पूछा है। रेमेडियल टीचिंग से भी उनको फ़ायदा होता है। रेमेडियल टीचिंग से फ़ायदा उनको होता है जो स्ट्रगल करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स को समझने में, पर जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो तो नॉर्मल बच्चों से बहुत आगे होते हैं, तो रेमेडियल टीचिंग उनके लिए तो नहीं है, ठीक है। एसेलरेशन, इसमें क्या होता है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्यूरिकुलम से फास्टर रेट पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी सीख पाते हैं, जल्दी से चीज़ें सीखते हैं, तो एसेलरेशन भी ठीक है। इनरिचमेंट इन रेगुलर क्लासरूम सेटिंग, हमें इनरिच करना पड़ता है रेगुलर क्लासरूम सेटिंग को, क्योंकि गिफ्टेड चिल्ड्रन को डील कर रहे हैं। तो रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होती है जो बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाते, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यंग पीपल मेनली गर्ल्स इंगेज इन स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, दिस ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलसेंस इज नोन एज, क्या बोला जाता है इसको? एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को डर होता है कि कहीं मेरा वेट गेन ना हो जाए, अब मेरी इमेज खराब ना हो जाए, इसलिए वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस एक ओसीडी डिसऑर्डर है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें बच्चे को इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं और वो एक बिहेवियर को बहुत बार रिपीट करता है, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर ADHD टाइप का ही होता है, ठीक है, जिसमें नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। ईटिंग डिसऑर्डर, ऑटिज्म वगैरह न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में आते हैं। बुलिमिया नर्वोसा ये डिसऑर्डर इन्वॉल्व करता है जिसमें बच्चा पहले तो बहुत खाएगा,
फिर वो कुछ कंपनसेटरी बिहेवियर शो करेगा, जैसे वोमिटिंग करेगा, है ना, पहले खा लेगा फिर वोमिटिंग करेगा, ठीक है, तो वो हमारा बुलिमिया नर्वोसा में आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंस द टर्म इंक्लूजन, कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से जो इंक्लूजन को डिफाइन करती है। इंक्लूजन का मतलब क्या है, जब हम किसी भी टाइप का बच्चा हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो कैसा भी हो, उसको हम नॉर्मल इन्वायरमेंट में, नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, वो इंक्लूजन है। तो एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल स्कूल में पढ़ाएंगे तो वो टर्म इंक्लूजन को डिफाइन नहीं करती है, वो ठीक है। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल क्लासरूम ऑफ स्कूल्स, नो। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन रेगुलर क्लास, मोस्ट ऑफ द टाइम लिख रखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फुल टाइम इन द रेगुलर क्लास, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम का तो मतलब ये हो गया कि 2 पीरियड लगा दिए, 3 पीरियड लगा दिए, फिर बाकी के टाइम उनको हमें स्पेशल क्लास में रखना पड़ेगा। तो 4th विल बी द करेक्ट आंसर। हम इंक्लूसिव एजुकेशन के टाइम पे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी रेगुलर क्लासरूम में फुल टाइम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशंस। इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं लर्निंग के थ्रू। यस, इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। इमोशंस आर परमानेंट स्टेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये क्या परमानेंट स्टेज होती है? नो। इमोशंस आर अराउज्ड बाय इंटरनल स्टिमुलाई, इंटरनल स्टिमुलाई के थ्रू भी ट्रिगर होते हैं और एक्सटर्नल के थ्रू भी होते हैं। इवेंट हो गया, कोई पीपल हो गया, उसके थ्रू भी होते हैं। तो ये सिर्फ इंटरनल स्टिमुलाई से ही अराउज्ड नहीं होते। सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस हैव डिफरेंट मीनिंग, यस दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, ठीक है, हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो यहाँ पे पूछा गया है सही इमोशंस के केस में फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल इज यूज्ड व्हेन स्टूडेंट्स अप्रोच द लर्निंग मटेरियल इन ए वे दैट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल्स। कौन सा लर्निंग का इनमें से स्टाइल है जो यूज़ किया जाता है जब स्टूडेंट्स लर्निंग मटेरियल को अप्रोच करते हैं इस तरह से कि वो मटेरियल्स का मीनिंग समझ सके? ये प्रैक्टिकल स्टाइल है, सरफेस स्टाइल है, इम्पल्सिव स्टाइल है या डीप स्टाइल है? ये हमारा डीप स्टाइल है। प्रैक्टिकल स्टाइल होता है जब हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब हम लेते हैं, तो वो प्रैक्टिकल स्टाइल होता है। इम्पल्सिव स्टाइल होता है जब हम क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं बिना टाइम स्पेंड किए। सरफेस स्टाइल होता है जब हम मेमोराइज करते हैं, जब हम मेमोरी रिकॉलिंग एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चों को मेमोरी बेस्ड एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है। डीप स्टाइल जब होता है जब बच्चों को एक्टिवली इंगेज किया जाता है मटेरियल्स के साथ ताकि वो खुद से उनको एक्सप्लोर करके मीनिंग निकालें, उनके साथ कनेक्शंस क्रिएट करें और उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाए, तो वो डीप स्टाइल होता है। नेक्स्ट है स्पीकिंग और राइटिंग इन सच ए वे एज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स इज नोन एज। इस तरह से लिखो और इस तरह से बोलो कि दूसरों पे इम्पैक्ट हो, इसको क्या बोला जाता है? ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, फोनमिन्स ऑफ लैंग्वेज या प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज या मॉर्फीम्स ऑफ लैंग्वेज। इसको क्या बोला जाता है? प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि ग्रामर ऑफ लैंग्वेज का मतलब है रूल सीखना, है ना, और फोनेम्स ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? साउंड्स को सीखना, लैंग्वेज की साउंड्स को सीखना, है ना, जैसे वावल्स कैसे साउंड निकालते हैं या कंसोनेंट कैसे साउंड निकालते हैं, कि वर्ड में ई यूज़ करें तो कैसे साउंड निकालते हैं, ठीक है। फ्रेगमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज का मतलब है जब हम कैसे कॉन्टेक्स्ट को हम यूज़ करें कि उसका मीनिंग निकल पाए और हम जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो पर्पसफुल हो, हमारा पर्पस अचीव हो पाए, हम इफेक्टिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर पाए। मॉर्फेम्स ऑफ लैंग्वेज का मतलब है कि हम एक वर्ड की स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट कैसे क्रिएट कर पाए, मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम किसी वर्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, वो होता है मॉर्फेम्स ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? फ्रेगमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट है लर्निंग सिचुएशन इन विच मल्टीपल पार्टनर स्टिमुलेट एंड एनकरेज वन अनदर इज कॉल्ड। मल्टीपल पार्टनर है, स्टिमुलेट भी कर रहे हैं और लर्निंग को और एनकरेज भी कर रहे हैं। टीम टीचिंग करेगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव लर्निंग या डिस्कवरी लर्निंग। इसको क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव लर्निंग बोलेंगे। टीम टीचिंग होती है जब कई टीचर टीचिंग कर रहे होते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होता है जिसमें हम नए सब्जेक्ट मैटर को इस तरह से स्टेप वाइज वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि बच्चा अच्छे से समझ पाए। कोऑपरेटिव लर्निंग होती है जब हम बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, लर्निंग को
इफेक्टिव बनाने के लिए। डिस्कवरी लर्निंग होती है जिसके बारे में बंदूरा बात करते हैं, जिसमें बच्चा खुद से करके सीखता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। डेफिनेट पैटर्न फॉलो करती है, सही बात है, ठीक है, कि बच्चा पहले क्या करेगा, वो गुड़लिया चलना सीखेगा, फिर वो थोड़े थोड़े स्टेप रखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा, ठीक है, ये एक डेफिनेट पैटर्न है। और प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, जैसे ह्यूमन बीइंग का बच्चा है, मतलब यंग वन है, तो उसको हम उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे ग्रो होगा। ऑल इंडिविजुअल आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, नहीं, सब सिमिलर नहीं होती, सबका रेट अलग होता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही है, हेरिडिटी इन्वायरमेंट का ही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। डेवलपमेंट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी बात सही है, एक स्किल हमने सीखा तो दूसरे स्किल के सीखने में हमें आसानी होगी, तो इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है डेवलपमेंट। यहाँ पे ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है और वही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28। अकॉर्डिंग टू गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर इज नोन एज। अकॉर्डिंग टू गार्डनर जो एबिलिटी है दूसरे के मूड्स को, टेम्परामेंट को, मोटिवेशंस को डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, उसको क्या बोलते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट, नो। बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, नो। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस लैंग्वेज को अफेक्ट करती है ना। बॉडी काइनेस्टिक का मतलब है हम प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं अपने खुद की बॉडी को यूज़ करके। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसको बोला जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोला जाएगा, क्योंकि हम दूसरों के मूड को, उनके मोटिवेशंस को, उनको इंटेंशंस को सीख रहे हैं, तो इंटरपर्सनल हो गया। इंटरपर्सनल होता है जब हम खुद के, अपने आप के मूड को, मोटिवेशन को, डिजायर्स को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे एडोलसेंट एबिलिटी टू इवोल्वेट द लॉजिक ऑफ वर्बल स्टेटमेंट। वर्बल स्टेटमेंट को लॉजिकली इवोल्वेट करने की एबिलिटी किसकी, एडोलसेंट्स की, विदाउट रेफरिंग टू रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस। रियल वर्ल्ड के सर्कमस्टांसेस को बिना डील किए वो वर्बल स्टेटमेंट को लॉजिकली इवोल्वेट कर पाते हैं, कौन, एडोलसेंट लोग, है ना, अकॉर्डिंग टू पीएसए। तो ये कौन सा थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपोजिशनल थॉट को, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस को, कोग्निटिव मैपिंग को, या डी सेंट्रेशन को। ये प्रोपोजिशनल थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोपोजिशनल थॉट का मतलब होता है एबिलिटी जिसमें हम लॉजिकली, वर्बली किसी भी स्टेटमेंट को सुन के इवोल्वेट कर देते हैं बिना कंक्रीट या रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल या सर्कमस्टांसेस को फेस किए बिना। हम किसी सिचुएशन को सुन के, जैसे एडल्ट होते हैं, हम होते हैं, हमें कोई चीज़ एक्सप्लेन की जाए तो हम उसको वर्बली सोल्व कर लेते हैं ना। कोई भी मैथमेटिकल पोजीशन है, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, या फिर वैसे ही रियल लाइफ की सिचुएशन है पर उसको वर्बली एक्सप्लेन किया जाता है तो हम वर्बली उसको सोल्व कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारे सामने घटित हो वो घटना, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशनल थॉट बोलते हैं। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस होती है ऐसी एबिलिटी जिसमें एक रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना, और उन रिलेशनशिप के बेस पे हम थर्ड ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जैसे A इक्वल टू बी एंड B इक्वल टू सी, तो हमारा मतलब क्या हुआ कि A इक्वल टू सी होगा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप था और उसके बेसिस पे हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दी थर्ड ऑब्जेक्ट के साथ। ये है ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। कोग्निटिव मैपिंग का मतलब है जिसमें हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने खुद के फिजिकल इन्वायरमेंट की, जिसको हम बोलते हैं कि इस घर में हम, जैसे आर्किटेक्ट जो होते हैं वो कोग्निटिव मैपिंग करते हैं। वो अपने माइंड का यूज़ करके बताते हैं कि इसमें कितने कमरे बन सकते हैं, है ना, कहाँ पे गार्डन बनाए, कहाँ पे वॉशरूम बनाए, कहाँ पे किचन बनाए, तो वो कोग्निटिव मैपिंग के अंदर आता है। स्पेशल मेमोरी स्किल्स, एक बार घर को देख के या फिर हम कहीं पे विजिट करते हैं तो हमें याद रह जाता है वहाँ पे इतने कमरे थे, इस साइड में ये था, इस साइड में ये, कोग्निटिव मैपिंग। डिसेंट्रेशन का मतलब होता है जब हम मल्टीपल एस्पेक्ट को एक सिचुएशन के एक साथ डील कर पाए, ठीक है, मतलब एक साथ हम बहुत सारे एस्पेक्ट पे फोकस कर पाए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड एडोलसेंट एज एडोलसेंस इज दैट स्पेन ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच बॉयज एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली। वो पीरियड है जिसमें बच्चे और लड़के, लड़कियां और लड़के चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी और फिजिकली भी। कौन बोलता है, E.B. हरलोक इसके बारे में बोलते हैं। A.T. जर्सेल्ड जो हैं उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी और इमोशनल डेवलपमेंट पे काम किया है पर ये डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी। I.P. डेविस जो हैं वो भी फंडामेंटल डेफिनेशन देते हैं एडोलसेंस की, ठीक है, बट ये डेफिनेशन किसने दी है, E.B. हरलोक ने दी है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, E.B. हरलोक।